साल था 1193 जब भारत में ऐसा आदमी ने कदम रखा जिसके फैसले से भारत हजारों सालों तक जूझने वाला था और आज भी जूझ रहा है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से भारत आया था। दोस्तों वो भारत के में दिल्ली सबसे पहले आया और वहाँ पे एक अपना नाम और रुतबा चाहता था, लेकिन उससे आचरण को रुतबा वगैरह कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ गिने चुने युद्ध वगैरह में अपने बहादुरी और साहस को देखकर औध के राजा ने उसे अपने राज्य और सेना में रख लिया, जिसके बाद से बख्तियार खिलजी के भाग्य ही खुल गए। बाद में राजा ने उसे कई सारी जहांगीरें भी दी, जिसके बाद बख्तियार खिलजी को और ज़्यादा लालच हो गया और आगे बढ़ने के लिए उसने आसपास की कई सारी रियासतों पे हमला कर दिया, जिसके बाद उसने बिहार के कुछ हिस्सों पर हमला करके उसको अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यही से शुरू होती है नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही की कहानी। इसी दौरान बख्तियार खिलजी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके से एक खतरनाक बीमारी अपनी चपेट में ले लिया था। उसके साथ आए हुए हकीम भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारा इलाज केवल नालंदा के वैदिक प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा ही कर सकते, इसके अलावा तुम्हारा इलाज कोई नहीं कर सकता। पहले तो खिलजी इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने के कारण वो मान गया और उन्होंने आचार्य जी को बुला लिया। लेकिन आचार्य जी को बुलाने के बाद भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई। उसने आचार्य जी को चुनौती दी कि मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप मुझे कोई भी दवाई नहीं लूँगा मैं आपकी, और आप अगर आपने अपनी समझदारी से मुझे अगर ठीक कर दिया तो मैं आपको मान जाऊँगा। इसके लिए आचार्य जी हाँ कर लेते हैं। जिसके बाद आचार्य जी ने एक कुरान लाकर खिलजी को दे दी पढ़ने के लिए, जिसके बाद खिलजी रोज उस कुरान को पढ़ता था और कुछ दिनों के बाद ही उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई, जिसे देख खिलजी पूरा हैरान हो गया और सच्चाई जानने के लिए उन्होंने आचार्य जी को बुलाया। तब आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर वो दवाई लगा दी थी, जिससे तुम जब पन्ने पलटते तो वो दवाई तुम्हारे शरीर के अंदर चल जाती, जिससे तुम सही हो गए। जिसके बाद खिलजी तिलमिला गया, क्योंकि जब उसे पता चला कि दूसरे धर्म और देशों के पास वो तकनीकी और है जो उसके देश और धर्म के पास भी नहीं है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। जिसके बाद ही उसके दिमाग में आया ऐसा खुराफाती आइडिया। खिलजी ने सोचा कि अगर इस पूरे देश पर कब्जा करना है तो इसकी जड़ को ख़त्म करना होगा, और वो थी शिक्षा। और इसके लिए इसने शिक्षा के सबसे बड़े स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत की शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत थी। दोस्तों इसके अंदर 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी और ये किताबें 3 महीनों तक जलती रही थी। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर नालंदा में ऐसा क्या था जो उसे इतना खास बनाता था। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के दौरान। दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी, जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, नालंदा विश्व की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर एकोमोडेशन फैसिलिटी भी मौजूद थी। यहाँ पर एक साथ हजारों साधु संत, शिक्षक और शिष्य रहते थे और शिक्षा हासिल करते थे। नालंदा उस समय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। दोस्तों चाइनीज मोंग जैसे यूंग जिंगिंग और हुई चाओ जैसे मोंग यहाँ पर रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। श्रीलंका और तिब्बत से भी कई सारे मोंग यहाँ आते थे पढ़ने, और यहाँ से पढ़कर अपने देश वो ज्ञान स्प्रेड करते थे। उस समय वो यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म की भी गद्दी हुआ करती थी, इसीलिए बख्तियार खिलजी से जो लोग बच गए थे वो भागकर तिब्बत चले गए। इस बात पर दलाई लामा ने भी कमेंट करा है कि तिब्बत की परंपरा, नालंदा यूनिवर्सिटी और इनमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इसके अलावा आर्यभट्ट जैसे बड़े गणितज्ञ भी इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके हैं। इसी समय ये समझ में आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी हिंदू और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी और ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत था।
अब अगर ये यूनिवर्सिटी आखिर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी तो आखिर कोई इसे नष्ट क्यों करना चाहेगा? तो इसकी वजह यह कि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए इसे नष्ट करना ज़रूरी होता। किसी भी इन्वेडर की ये क्लासिक ट्रिक होती है कि कोई भी नए एरिया में अपना इन्फ्लुएंस या फिर उसे अपनी पूरा कब्जा करने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना, जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उसे डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि वो सभ्यता अपने पाँव पे खड़ी ना हो सके। इस टेक्निक को इंग्लिश में बुक बर्निंग भी कहते हैं, यानी कि किताबों को पब्लिक की आग लगा देना। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो बुक बर्निंग बहुत ही ज़्यादा सिंपलिक होते हैं। हम एक एग्जांपल से समझें तो जब मंगोल ने अब्बासिद खलीफा से पर्सा में मिलिट्री सपोर्ट मांगा था और बगदाद में उन्हें मना कर दिया था, तब मंगोल ने बगदाद पर हमला कर दिया और पूरे बगदाद को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। लेकिन उसके साथ मंगोल ने बगदाद के हाउस ऑफ विडम, जो कि वहाँ का एजुकेशन हब था, उसे भी तबाह कर दिया। अब आज के समय ईरान और इराक कितना ज़्यादा एडवांस होता अगर उस समय वो हाउस ऑफ विडम तबाह नहीं हुआ होता, इसकी कल्पना आप लगा सकते हो। उस समय दुनिया भर के स्कॉलर वहाँ आते थे और अपना ज्ञान शेयर करते थे। उसी समय को इस्लामिक गोल्डन एज भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मंगोल ने यहाँ तिग्रस नदी में इतनी ज़्यादा किताबें फेंकी कि किताबों का एक यहाँ पुल तैयार हो गया, और नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक गोल्डन एज ख़त्म हो गया और यहाँ पर्शिया पर मंगोल राज शुरू हो गया। ऐसा इसलिए कि नॉलेज की नींव खत्म होने के बाद उस सोसाइटी का आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है। इसीलिए खिलजी लगाकर मंगोल, नाजी जर्मनी और ब्रिटिशर्स ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करा था। नाजी जर्मनी में हर वो किताब जो नाजियों के खिलाफ जाती थी या फिर उस बुक को यहूदियों ने लिखा हो, उस सभी किताबों को जला दिया गया था। ये तो हम सब जानते हैं कि नाजी जर्मनी ने यहूदी लोगों का जेनोसाइड करा था, लेकिन उसका एक मेजर पार्ट कल्चर जेनोसाइड भी था। उनके कल्चर का इतिहास इस दुनिया से मिटाने की कोशिश करना। कल्चर जेनोसाइड का मतलब ये कि कोई भी ग्रुप कल्चर दूसरे कल्चर को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में गुरुकुल व्यवस्था और गुरु शिष्य नीति चलती थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्हें भारत पर राज करना था, इसलिए उन्होंने भारत में ये फैला दिया कि भारत की शिक्षा नीति बहुत ही ज़्यादा नीची और पुरानी है। भारत को इससे अच्छे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्होंने भारत की एजुकेशन को वीक बनाया और बाद में वेस्टर्न कल्चर को लाए। इसके लिए उन्होंने कई सारे चेंजेस करे, जिसमें दो चेंजेस बहुत ज़्यादा खास थे। पहला, गुरुकुल सिस्टम हटाना, दूसरा डाउनवर्ड एम्प्लॉयमेंट लाना। बेसिकली इस मॉडल में अपर कास्ट यानी ब्राह्मण को एजुकेशन में ज़्यादा पर्पस दिया जाता था, जिससे कि ब्रिटिशर्स को एक सेक्शन को एजुकेट करना, जिसके बाद उससे दूसरे लोगों में इन्फ्लुएंस लाना और बाद में उसे ब्रिटिशर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। लेकिन इससे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि एजुकेशन बस एक सेक्शन तक ही सीमित रह गई और बाकी जो लोग थे वो इलिटरेट हो गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बेस एजुकेशन पे फोकस करा। अंग्रेजों का फंडा सिंपल था, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनका खून और रंग इंडियन हो, लेकिन वो ब्रिटिशर्स हो बाय सोल, कैरेक्टर, लैंग्वेज और एजुकेशन। लॉर्ड मैकॉले ने अपने फादर को लिखा हुआ एक लेटर भी है, जिसमें उसने लिखा है कि उसका इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाना सक्सेस हो चुका है। जिस किसी ने भी उसके नीचे पढ़ाई करी है और वेस्टर्न एजुकेशन अपना लिया है, वो अपने धर्म से नहीं जुड़ पाया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 30 सालों में इस एजुकेशन क्लास में जो भी लोग रहेंगे वो सारे हिंदू धर्म छोड़ देंगे, और इसका नतीजा अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज करा और मेंटली आज भी कर रहे हैं। लॉर्ड मैकॉले ने जो लेटर लिखा था 1836 में, यानी 190 साल पहले, वो
मैकोलिज्म के कारण हिंदुज़्म अपने धर्म से अलग हो गए और आज तक वो वापस एक नहीं हो पाए हैं।